आज हम लोग बिहार तथ्य संग्रह पढ़ेंगे। ये 5वां एडिशन है। बीपीएससी 72वीं में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। हर बार लगभग 10 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया की बुक है और ये 5वां संस्करण 2026 में ये आया है। तो सामान्य परिचय से शुरू करते हैं, फिर आगे तक देखेंगे। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार। और फिर यहीं से एक शब्द आया है जिसे हम लोग बिहार और आज का बिहार कहते हैं। याद रखिएगा, सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। ये आप लोग को स्टेटमेंट याद रखिएगा। सर्वप्रथम किन्होंने कहा था? तो अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। उत्तर से दक्षिण इनकी जो है कि लंबाई देखा जाए तो ये 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब ये 483 किलोमीटर है और नॉर्थ साउथ 345 किलोमीटर है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, 3, 4, 5 और ये 4, 8, 3। इनका अक्षांश और देशांतर विस्तार देखिए तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। यह बिहार भारत में इसकी स्थिति बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग मतलब जब ऐसे हम लोग मैप बनाते हैं तो मैप में अगर देखा जाए तो जैसे अपना अगर इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया तो ये वाला जो जगह है ये अपना बिहार आता है। तो इनका जो है कि ये पूर्वी भाग में है और इनकी आकृति जो है कि वो लगभग आयताकार है। बिहार के प्रमंडल एवं जिले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में प्रमंडल कौन कौन से? तिरहुत हैं, इसके अंतर्गत ये सारे जिले आते हैं। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, फिर ये दरभंगा है, इनके अंतर्गत ये सब आते हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, फिर कोसी हैं, इनके अंतर्गत ये सारे जिले आते हैं। इधर अपना पूर्णिया प्रमंडल है, फिर यहाँ भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है, पटना है, सारण है। आप लोग ये देखिएगा कि कौन से प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो पटना के अंतर्गत 6 आएंगे, तिरहुत में भी 6 आएंगे, मगध में 6 आएंगे, मगध में 5 जिले आएंगे, 6 नहीं, मगध में 6 जिले जिसमें आएंगे वो है तिरहुत, फिर है पटना, फिर है मुंगेर। मगध नहीं है। मुंगेर में 6 जिले आएंगे, पटना में 5 जिले आएंगे और तिरहुत में 6 जिले आएंगे और मगध वाले में 5 जिले आएंगे। तो सारण में जो ये 3 जिले आएंगे, सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। इसमें कौन से जिले आएंगे सारण में? सारण, सिवान, गोपालगंज। और तिरहुत के अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे मुजफ्फरपुर, इनका मुख्यालय होगा। फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। फिर दरभंगा के अंतर्गत जिले 3 होंगे, इनका मुख्यालय भी दरभंगा है। इनके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट है कोसी। कोसी के अंतर्गत जिलों की संख्या 3 है, इनका मुख्यालय सहरसा। इसके अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आएंगे। फिर पूर्णिया है, इनके अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है, इनका मुख्यालय भी पूर्णिया है। ये जो जिले आएंगे इनके अंतर्गत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। फिर पटना है, जिलों की संख्या 6 है, मुख्यालय पटना का पटना है। इसके अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर होता है। ये पटना के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। और देखा जाए तो सबसे छोटा ये भागलपुर है, इनके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और मुंगेर, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 6 जिनके अंतर्गत आते हैं वो याद रखिएगा, मुंगेर है, फिर पटना है, फिर एक तिरहुत है।
और आप लोग इसे मैप में देखेंगे तो मैप में देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समय तक तिरहुत के अंतर्गत इधर वाले जिले आते हैं, फिर दरभंगा के अंतर्गत ये जिला आएंगे, कोसी के अंतर्गत ये, फिर भागलपुर यहाँ के अंतर्गत ये सब जिले आएंगे। आप लोग मैप देख के याद कीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोग एलिमिनेट कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल में बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था और ये बंगाल का भी हिस्सा आता था। ये 1905 का है। 1905 में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का मैप था, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा सम्मिलित था। 1971 में ये बांग्लादेश जो है कि आज़ाद हुआ है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार। 1912 में बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। तो बंगाल से जो बिहार अलग हुआ वो 1912 में, ये वाला मैप 1912 का। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो उस समय बिहार में झारखंड भी आता था और उड़ीसा भी आता था। 1912 की बात है ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 1912 के समय बिहार में कौन कौन से हिस्से आते थे तो झारखंड वाला भी हिस्सा आता था तो उड़ीसा वाला भी हिस्सा आता था। नेक्स्ट देखते हैं 1936। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया और उसके बाद फिर बचा बिहार और झारखंड। फिर 2000 में बिहार और झारखंड के मध्य जो है कि विभाजन हुआ और झारखंड 18 जिला 45.84% भूमि लेके बिहार से अलग हो गया। अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं और जिस समय अलग हुआ था उस समय बिहार में 37 जिले थे। बाद में 2001 में एक नया जिला बना जिसका नाम है अरवल, और ये अंतिम जिला है 38वें क्रम का जो बिहार का है। तो उन्हीं बातों को यहाँ लिखा गया है कि 1911 में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई। फिर 22 मार्च 1912 में बिहार, उस समय झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था, राज्य गठन की अधिसूचना की गई। फिर 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ जिसमें झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया। ये बिहार का अंतिम विभाजन है। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार बिहार स्थापना दिवस का थीम क्या था वो लोग आप लोग देख के जाइएगा। फिर क्षेत्रफल बिहार के 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है और कुल जनसंख्या बिहार जाति जनगणना 2022-23 के अनुसार है वो 13,07,25,310 है और 2011 के अनुसार ये 10 करोड़ वाला डाटा याद रखिएगा। और लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। तो आप लोग ये दोनों डाटा याद रखिएगा। मीटर में पूछे तो 53 मीटर और फीट में अगर पूछे तो 173 फीट। और बिहार की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। 2011 से 2025 के दौरान औसत वर्षापात 94.25 सेंटीमीटर रहा। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना प्रतिशत है? 2.86%। ये बिहार का जो है कि कुल क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का, याद रखिएगा। और जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 12वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा। प्रशासनिक विभाजन प्रमंडल बिहार में कितने हैं? 9 हैं और जिला 38 है। 38वां जिला अरवल है, अभी बताए हैं। अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534, पंचायत 8,053, नगर निगम 19 है और नया जो 19वां नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम जो है वो कौन सा है? वो है सहरसा। नगर परिषद 89 है, नगर पंचायत 156। अगर ये तीनों देखिएगा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत 156 है। पुलिस जिला टोटल 44 है, इसमें 40 पुलिस जिला और 4 रेल पुलिस जिला है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। 38 जिलों के अंतर्गत बगहा 38 जिले जो है भी। उसके बाद बगहा एवं नवगछिया कौन सा है? बगहा और नवगछिया ये दोनों पुलिस जिला है।
और 4 रेल पुलिस जिला हैं, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। कमेंट कीजिएगा आप लोग का जिला पुलिस जिला है या नहीं है, रेल पुलिस जिला है या नहीं है। और वो 4 ही हैं, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना ये कौन से जिले हैं, पुलिस जिला हैं। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानमंडल द्विसदनीय का मतलब विधानसभा है और विधान परिषद है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कितने ऐसे विधान मंडल मतलब द्विसदनीय है, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 40 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें जो हैं वो हैं 40। विधानसभा में आरक्षित सीटें कितने हैं, 40। और जो है कि अनुसूचित जाति के लिए इसमें से टोटल 40 में 38 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है। और कहाँ कहाँ है, कटोरिया, बांका एवं मनिहारी, कटिहार। कटोरिया, बांका ये दोनों जगह याद रखिएगा आप लोग। कटोरिया, बांका एवं मनिहारी, कटिहार यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित है। और कितनी सीटें आरक्षित है, 2। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। कहाँ कहाँ है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम ये जगह याद रखिएगा, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। और नेक्स्ट देखते हैं राज्य की सीमा चौधरी। उत्तर में नेपाल की जो सीमा है, आइए यहाँ देख मैप देख के पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर जो ये नेपाल कंट्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है ये पश्चिमी चंपारण से शुरू होता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। याद रखिए इस जगह जो एक जिला है वो टच नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को, इनका नाम है शिवहर। फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है कौन कौन से, उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है। ऐसे रखिए पीजी क्रम आप लोग याद रखिए, पीजी फिर है सीसा। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में अगर क्रम देखा जाए तो पूछ लेंगे, पीजी यूजी के बाद पीजी होता है, पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, सारण, फिर भोजपुर। ये देखिए ऐसा मत देखिएगा बक्सर पहले है, पहले भोजपुर है क्योंकि बॉर्डर ये है, बक्सर, भोजपुर, फिर कैमूर है, फिर यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर रोहतास का भी लगता है। और झारखंड के साथ जो सीमावर्ती हैं वो हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप लोग ये कितने राज्य हैं ये इनका क्रम याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा लगते हैं वो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कितने हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो कितने जिले हो गए नेपाल के साथ, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, नेपाल के साथ 7 और नेपाल के साथ हो गए 7 और यूपी के साथ 8 और इनके साथ 8, इनके साथ 3 पश्चिम बंगाल के साथ। आइए राजकीय वृक्ष को देखते हैं। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय चिन्ह है, राजकीय वृक्ष बोधि पीपल। और राजकीय चिन्ह जो है वो है बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष जो है ये है राजकीय चिन्ह है। और राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल, हम लोग पीपल को पूजते हैं, पीपल के पत्ते का, पीपल के पेड़ का पूजा होता है। तो ऐसे याद रखिए ये अपना हो गया राजकीय वृक्ष, धार्मिक मान्यता के कारण दिया गया है। और राजकीय पुष्प गेंदा, इनका घोषित हुआ है ये 2013 में घोषित हुआ है। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु है बैल, इनसे हम लोग खेत जोतते हैं, बैल। इससे पूर्व क्या था, तो इससे 2013 से पूर्व रीछ था। और राजकीय पक्षी जो है ये छोटा सा गोरैया है, जिसको हम लोग गाँव घर में क्या कहते हैं, फुदकी कहते हैं, फुदकी। और कहीं कहीं इसको बगड़ो भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये गोरैया है। और राजकीय मछली मांगुर, कहीं कहीं इन्हें बैन भी कर दिया गया है। ये अपना राजकीय मछली है, ये याद रखिएगा। राजकीय भाषा हिंदू है और द्वितीय राजकीय भाषा, देखिए ये राजकीय भाषा राष्ट्रीय नहीं है, हिंदू, उर्दू। और बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत
वंदन विहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। इनके गीतकार कौन है? सत्यनारायण लाल। और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार वर्मा है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा कौन है इनके संगीतकार? हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। और इनको कब मान्यता दी गई है? 2012 को मान्यता दी गई है। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। और इनके गीतकार कौन है? एम आर चिश्ती। राज्य के गीत मेरे भारत के कंठार तुझको शत शत वंदन विहार। और राज्य के प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। इनके हैं एम.आर. चिश्ती। और इनके संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। ये हैं राजकीय गीत के। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार का जो प्राचीन इतिहास का क्रम रहा है वो पाषाण काल, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर बौद्ध, जैन, फिर मौर्य एवं गुप्त। प्राचीन बिहार को इतिहास के जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में जो है कि मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली। आप लोग ये जगह याद रखिएगा, ये मिलान करने को आवश्यकता। मनेर पटना में, सोनपुर सारण में, चेचर वैशाली में, चिरांद सारण में। चेचर वैशाली, मनेर पटना, सोनपुर सारण, यहाँ से वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुए हैं। और मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों लाइन आप लोग देख लीजिएगा। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन की रचना, विनय पिटक जैन रचना है, मेगास्थनीज की टीका, फाहियान, सिंह, हिंसा यात्रा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। और पाषाण काल को देखा जाए तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव क्या था? आखेटक एवं संग्रहण था। लगभग 90% से अधिक भाग पूरा पाषाण में आता है। फिर मध्य पाषाण, इस काल में मानव ये इनका डेट याद रखिएगा, 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। फिर धीरे धीरे पशुओं को शामिल करने लगा इन्होंने अपने साथ। और पहला पालतू पशु कुत्ता था। और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज वाले धार वाले औजार मिले। और ये कितना से कितना है? 40 के से 10 के BC इनका टाइम पीरियड है। इसके बाद नवपाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, मतलब खाद्यान्न उत्पादन करने लगा था, मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। ये बिहार के मैदानी भाग से इनके नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचड़, वैशाली, मनेर पटना, सोनवार, रोहतास। ये जगह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये देख लीजिएगा। सोनवार कहाँ पड़ता है? रोहतास में, मनेर पटना में, चेचड़ वैशाली में, चिरांद सारण में। इनके अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल, ये अवशेष लगभग इनके 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग का प्रमाण मिला, इसलिए ताम्रपाषाण काल कहते हैं। फिर आता वैदिक काल, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 1500 से 1000 BC, फिर दूसरा है 1000 से 600 BC। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। इनका बिहार क्षेत्र में कोई जो विस्तार नहीं था ऋग्वैदिक सभ्यता का। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। कौन से क्षेत्र को दर्शाता है? तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं उड़ाते शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुराण है? वराह पुराण। इसमें कीकट को अपवित्र देश कहा गया है, प्रदेश कहा गया। और ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं उड़ाते शब्द से संबोधित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। फिर महाजनपद काल आता है।
एक है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र, ये दोनों को याद रखिएगा। इनसे महाजनपद काल के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं। पहला है मगध, इनकी राजधानी गिरिब्रीज कही है या राजगिरी। ये बिहार का पटना गया नालंदा वाला वर्तमान क्षेत्र। फिर अंग, इनकी राजधानी चंपा है, ये भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है। फिर वज्जी संघ, इनकी राजधानी वैशाली है, ये बिहार का वैशाली मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र आता है। तो यानी कि बिहार में कुल कितने हो गए? बिहार में कुल 3 हो गए महाजनपद। काशी, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिन्हें हम लोग बनारस कहते हैं, आसपास वाला हिस्सा। फिर कौशल, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद वाला एरिया है। फिर मल्ल, इनकी राजधानी कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश में देवरिया वाला हिस्सा है। फिर वत्स, इनकी राजधानी कौशाम्बी है, ये प्रयागराज वाला है। कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी है, ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास वाला हिस्सा है। पांचाल का ऐच्छत्र राजधानी है और ये उत्तर प्रदेश का बड़ेलू बंदाई वाला हिस्सा है। शूरसेन का राजधानी मथुरा है। चेदी का शुक्तिमती है। अवंती का उज्जैनी या महेशमती है। ये कौन से क्षेत्र में आता है देख लीजिएगा। मत्स्य का विराटनगर है। और अश्मक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये महाराष्ट्र तेलंगाना वाला हिस्सा है। दूसरी बात, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। बाकी ये कम्बोज और गांधार, ये कम्बोज की राजधानी हाटक, गांधार का तक्षशिला, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला हिस्सा आता है। और 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का क्षेत्र बिहार में था। ये वज्जी था, वैशाली वाला हिस्सा, मगध पटना वाला, अंग भागलपुर वाला। तो ये वाला हिस्सा आप देखिए, सबसे केंद्र में कबीला, फिर उससे ऊपर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। इन लोगों का कुछ ये प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, क्रू तथा इक्ष्वाकु संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना कौन किया था? राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी की राजधानी विशाल थी और इसकी स्थापना राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई जाती है। फिर मगध आता है, ये पटना वाला क्षेत्र है वर्तमान में, ये सबसे शक्तिशाली है। इनकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजधानी, ये 5 पहाड़ियों से, देख लीजिए कौन कौन सी पहाड़ी है, 5 पहाड़ियों से गिरी है। रत्नागिरी है, सोनगिरी है, विभागिरी। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, विपालचल। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, विपालचल सिरा है जिसमें लिच्छवी महाजनपद, मगध जनपद, अंग महाजनपद। मगध का विस्तार ये पटना वाला क्षेत्र है। और मगध, ये आप लोग याद रखिए, मगध का जो है कि सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद अंग महाजनपद भागलपुर वाला हिस्सा, इनकी राजधानी चंपा। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। याद रखिएगा, अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला दिया। मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, मगध कौन कौन से राजवंश राजकीय होने देखते हैं। मगध की स्थापना वृद्धरथ ने की थी। वृद्धरथ जो है ये वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो वृद्धरथ आता है, फिर इसके बाद कौन आता है? जरासंध आता है, ये इनका पुत्र है। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसको कौन मारा था? भीम ने मारा था जरासंध को, और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपंजु। ये आप लोग याद रखिएगा, वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपंजु था, रिपुंजय। मगध के उत्कर्ष के कारण थे वो, ये उनकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित क्षेत्र था। ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वेज वाइज क्वेश्चन बन सकता है। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था। सिंचाई एवं यातायात की सुविधा थी। छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन था। ये सब याद रखिएगा, इसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो फिर हर्यक वंश आता है 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार इनके संस्थापक थे 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। ये इनका बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक है। और इन्होंने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया।
पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी और इन्होंने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के साथ उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और इसकी हत्या 492 में इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। फिर अजातशत्रु आता है, यह हर्यक वंश का शासक बना। कुनिक इनकी उपाधि याद रखिएगा, कुनिक। अजातशत्रु की उपाधि क्या थी? कुनिक। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुआ। अजातशत्रु ने वज्जीशन एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु ने किसे पराजित किया? वज्जीशन एवं मल्लों को। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये याद रखिए, प्रारंभ में वो जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में इसके समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। फिर उदयन आता है, ये अपने पिता को हत्या करके 460 में गद्दी पे बैठता है। 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदर्शक थे। नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इस वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहते हैं। फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की और इन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना है। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा जाता है, ये उपाधि याद रखिएगा। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः क्या हो गई? पाटलिपुत्रा हो गई। कालाशोक ने के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करा गया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके बाद 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। फिर नंद वंश आता है और महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना करता है। इनकी उपाधि एकरात तथा एक छत्र, एकरात कहिए या एक छत्र कहिए, यानी सब पे शासन करने वाला है। और पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा देवता कहा गया। ये दोनों याद रखिएगा स्टेटमेंट। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। और पननी महापद्म नंद के समकालीन थे, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट पूछता है पननी किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। किस नदी को पार करने से इनकार किया था? व्यास नदी को। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। इनका अपमान किया था। विद्वान ब्राह्मण था चाणक्य, इनका अपमान किया था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की। फिर मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को शेंडोड कोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। यानी विलियम जोन्स ने भी कहा था कि जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को शेंडोड कोट्स कहा वो बिल्कुल सही कहा है, जबकि प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोट्स का चिन्हित किया था। इनके गुरु चाणक्य थे, उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात विसंधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौन से क्षेत्र प्राप्त हुआ? काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह उनकी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की जो पुत्री थी इन्हीं से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज इंडिका की रचना की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंद कुश पर्वत, ईरान तथा दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूरब में बंगाल तक था। इनका ये शासन था, मतलब इतने एरिया में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर कर्नाटक चले गए, वहीं चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हैं और ये अंत में जैन धर्म को मानने लगे। और 298 BC में इसने जैन उपवास पद्धति लेखना द्वारा प्राण त्याग दिया। इसके बाद फिर बिंदुसार आता है और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है। इनकी उपाधि अमित घात सिंहसेन। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमोकस नामक राजदूत से बिंदुसार के दरबार में भेजा। मतलब सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में मित्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का शासक था। मतलब बिंदुसार मौर्य वंश के शासन का क्रम ऐसे याद रखिएगा, नीचे लिखिएगा A, फिर B, फिर ऊपर C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंदुसार, A से अशोक। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोकावर्धन कहा गया। और अशोकावर्धन का जो टाइम पीरियड है 269 से 232 है। सिंघली अनुश्रितों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कौन सी अनुश्रिति के अनुसार? सिंघली अनुश्रित, बौद्ध का एक ग्रंथ है, इनके अनुसार 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। शासक के कौन से वर्ष? ये वर्ष याद रखिएगा, मतलब शासन बैठा उसके 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध 161 ईसा पूर्व में। और इसके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उससे पहले वो शैव धर्म को मानता था। और दिव्यादान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोधगया, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष धम्म महामंत्र की नियुक्ति और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। और इसी यात्रा के दौरान अशोक ने कर घटाकर 101/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। आप लोग ये वाला डाटा याद रखिएगा, ये मैच करने आ सकता है एग्जाम में। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धम्म और 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है और 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन करता है। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध करता है, 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा करता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। और इसी यात्रा के दौरान कर घटाकर 1/8 कर देता है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 30 वर्षों तक चला अशोक का शासन। और इसके बाद इसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया है। आइए फिर मौर्य पर शासन के बारे में जानते हैं। और मौर्य वंश का शासन काल लगभग 137 वर्ष तक चलता है। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। राजा संपूर्ण व्यवस्था का शीर्ष पर होता था और विभाजन केंद्र, फिर प्रांत, फिर विषय ग्राम में किया जाता था। यानी सबसे देश, फिर सबसे छोटा ग्राम। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। अमात्य कौन होता था? प्रशासनिक अधिकारी होता था। अमात्य प्रशासनिक अधिकारी होता था एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे: समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रधान, अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखाकार, सेनापति, सैन्य विभाग। कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने दिया। उसके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है। इसमें स्वामी होते हैं, अमात्य मंत्री होते हैं, जनपद क्षेत्र और उसके लोग, दुर्ग मतलब किला, फिर कोष खजाना, दंड, सेना और दमनकारी शक्ति और फिर मित्र सहयोग। मौर्य काल में कितने प्रकार की सेना का वर्णन किया गया है? 4 प्रकार की सेना का वर्णन किया गया। इसमें पैदल सेना, पत्याध्यक्ष, घुड़सवार सेना, अश्वाध्यक्ष, हाथी सेना, हस्त्याध्यक्ष और रथ सेना, रथाध्यक्ष। ये 4 सेना का वर्णन किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय विभाग 2 भागों में थे। राजा के बाद कौन देखता था? न्यायाधीश, धर्म स्थीय, फिर कंटक शोधन। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय होता था और धर्म स्थनीय दीवानी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य गुप्तचरों को
पुरुष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना और संचार घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करना। संस्था एक स्थान पर, संचार घूम घूम कर। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों में प्रशासन किसके द्वारा चलता था? राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। ये एक बार पूछा भी किया, आप लोग याद रखिएगा। उत्तरापत्र तक्षशिला, दक्षिणापत्र स्वर्णगिरी, प्राच्य पाटलिपुत्र, पूर्वी अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में क्या कहता है? विषय का प्रधान विषय पति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम में क्या कहता है? और सबसे छोटा ये ग्राम ही था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। जो 10 गांवों का समूह होता था उसे गोप कहा जाता था। नगर पर शासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कुल 30 सदस्य थे। इससे नगर प्रशासन चलता था। प्रथम समिति कारागार एवं शिल्पकारों की निगरानी, द्वितीय विदेशियों की देखभाल, तृतीय जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, चतुर्थ वाणिज्य व्यापार एवं मापतोल, पंचम कारीगर, षष्ठम व्यापार पर चुंगी की वसूली। ये एक समिति का पहला, दूसरा, तीसरा से षष्ठ तक काम किया था। ये आप लोग देखिएगा, मैच कराने को लेकर एग्जाम में आ सकता था। नगर बोर्ड के सदस्य नगर में साफ सफाई, सार्वजनिक भवन की देखभाल का कार्य करते थे। इन्हें एस्ट्रोनोमर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टनोमई। इनका कार्य क्या था? साफ सफाई देखभाल, साफ सफाई देखभाल। मौर्य में राजकीय आय का स्रोत कृषि। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होता था। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में 1/6 कृषि पर कर था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10, 1/10 और कृषि 1/6। और मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? भरूच या गुजरात था। करों में चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कौटिल्य के अनुसार 4 भागों में था और मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौटिल्य के 4 कैसे? कौटिल्य इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था और M7 मेगास्थनीज ने 7 भागों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रयोग। कौटिल्य ने कहा था कि मौर्य प्रशासन में, मतलब मौर्यकालीन समय में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। और कौटिल्य के समय था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने इसे मानने से इनकार किया था। ये देखिएगा, कौटिल्य के समय दास प्रथा का प्रचलन था, ये याद रखिएगा। और मेगास्थनीज इसको नहीं मानता है। और मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। और मौर्यकाल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई, जिन्हें राजकीय संरक्षण भी मिला। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, गुहा, विहार, इन सबों का वर्णन मिलता है। फिर बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का विकास होता है। ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध था। बौद्ध धर्म, जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध आते हैं, उनकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनके आध्यात्म एवं दर्शन के कारण सर एडविन एडाल एशिया की लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये वाला सेंटेंस याद रखिएगा कि बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? एडविन एल्ड्रिन ने। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास अपनाया और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें बुद्ध कहा गया, तथागत एवं बुद्ध कहा गया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपना प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रग्राम पुत्र से दीक्षा ग्रहण की। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में है। जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, इनकी माताजी का नाम महामाया देवी है। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, सौतेले भाई देवदत्त थे और उनके कुल का नाम शाक्य है। उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक और उनके सारथी का नाम चन, उनका अन्य नाम शाक्य मुनि है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग, दुख मतलब संसार दुखमय है, दुख समुदाय दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध दुख निवारण हेतु तृष्णा पर निजय आवश्यक है, दुख निरोध मार्ग हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। फिर इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। आप लोग यही याद रखिएगा। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कितने 3 रत्न हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। ये अष्टांगिक मार्ग याद रखिएगा: दृष्टि, वाक, आजीविका, स्मृति, संकल्प, कर्म, व्यायाम, समाधि। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। इन्होंने अपने उपदेश पाली में दिए और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ और ऋषिपत्तनम में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है। और ये 483 और इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। बुद्ध के उन्होंने 10 शील को अपनाने पर बंद दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, संसार श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन का त्याग। बुद्ध के जीवन एवं जन्म से संबंधित है। कमल, षांड उनके यौवन से संबंधित है। घोड़ा पे बैठ के चले गए, गृह त्याग कर दिए, ऐसे समझिए। और पीपल बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये ज्ञान से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण से स्तूप कहिए या फिर पद चिन्ह कहिए, चक्र से उनके ज्ञान का प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद हीनयान महायान में बैठे थे। तो हीनयान महायान में जो विभाजन हुआ था किसमें? चौथी। और 8वीं सदी में बौद्ध धर्म में अम्बेडकर बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वुरजयान का विकास हुआ। तो वुरजयान का विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म आडंबर वाले शाखा वुरजयान का विकास हुआ 8वीं सदी में। तो इनके जो सभा हैं मतलब बौद्ध संगीति, ये देख लीजिएगा आप लोग। पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383, तीसरा 250, चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में। पहला का स्थान राजगिरी, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र, चौथा का कुंडलवन कश्मीर। इनके शासक जो तो इस समय के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अध्यक्ष, महाकश्यप, दूसरे के सबकामी, तीसरे के मगलीपुत्र, 30, चौथे के वसुमती, वसुमित्र, अशुघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशुघोष उपाध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। वसुमित्र अध्यक्ष, अशुघोष उपाध्यक्ष। और प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई है प्रथम बौद्ध संगीति में। दूसरे में महासंधिक एवं स्थिवर के रूप में विभाजन हुआ। तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। और चौथे में हीनयान महायान, तीसरे में अभिधम पिटक, महासंघिक स्थविर सेकेंड, सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना फर्स्ट में हुई है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। सूत पिटक बौद्ध के उपदेशों का संकलन। सूत पिटक सबसे बृहद पिटक है। ये बौद्ध के उपदेशों का संकलन है जो सबसे इनका संकलन आनंद ने किया था, ये सबसे बड़ा पिटक है। फिर विनय, ये नियम, ये देखिए यहाँ 9 विनय नियम। और ये सबसे छोटा है, मतलब नियम वाला सबसे छोटा है और सबसे बृहद पिटक जिसमें इनके उपदेश आते हैं। और तीसरा है अभिधम पिटक, ये दार्शनिक है। देखिए ढाड़ अभिधम दार्शनिक। इन पिटक के संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया। फिर बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। चैत्य पूजा घर होता है, स्तूप इनके पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। फिर विहार निवास स्थान होता है। तो ठीक है, हम लोग आज की कक्षा में यहाँ तक कवर किए हैं। आगे पाठ में इनका मध्यकालीन और इनको पूरा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास, फिर मध्यकालीन बिहार का इतिहास, फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद।